सा लग रहा है। हाँ, गर्मियाँ आ एकदम गई बढ़िया हैं सा तो सफेद सफेद रंग का कुर्ता पहन के जो कॉटन कॉटन रहता है ना, वही पहनने में हाँ, अच्छा लगता है फिर, जो ऐसे गर्मियों में कपड़े बस होते हैं। हल्के हल्के कपड़े पहने जाएं और भारी भारी खाना खाया जाए। बारी बारी ये नहीं, हल्का हल्का खाना खाया जाए। नहीं तो पर आम का, आप आम का रस अगर मतलब लगातार आम पियेंगे तो अगर, भारी हो जाता है वो। जी अगर आम खाएं तो मतलब अगर मिल्क शेक पी लिया तो थोड़ा हम्म। स्किप कर दें बाकी चीजें, ये हो हाँ, सकता है। बल्कि इस मौसम में हम ये कहेंगे कि आम ही खा लेना चाहिए, बाकी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो बाकी मौसम में मिलती हैं, हाँ है ये ना? तो है। तो व्यंजन की आज बातें होंगी, तो अगर हमारे साथियों को आम से संबंधित कोई व्यंजन पता हो तो भी बता सकते हैं। हाँ और गर्मियों में जो ठंडक पहुंचाने वाले व्यंजन है हाँ, उनके बारे में भी कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बताने हैं और उन्हें? आपको जो अच्छा लगता है आप वो बताइए, हम्म। जरूरी नहीं है कि आप हमारे लिए आम या कुछ ऐसा ही ले आए। हाँ। आपका जो अच्छा लगे, आपको पसंद हो, आप बनाते हो घर में, आप कोई भी व्यंजन हमारे लिए लिख के भेज सकते हैं। और नेहा, आज हम लोग बात करेंगे सिविल सेवा के ऊपर। सिविल सेवा दिवस है क्योंकि, जी। उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में एक और दिन है ना, हाँ, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस आज है, उस पर भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल। क्रिएटिविटी मतलब हर चीज में दिखनी चाहिए क्रिएटिविटी, हाँ, है ना। वही रचनात्मकता व्यंजनों में भी दिखती है, वही बस रचनात्मकता हमारे जीवन में भी दिखती है। हर चीज में रचनात्मकता है, चाहे वो विध्वंस का कारण करने वाली चीजें ही क्यों ना हो, है जी। तो रचनात्मकता की ही चीज हो। तो इसके ऊपर रचनात्मकता बात की करेंगे हम। शुरुआत होती है उससे ही, ऐसा कह बिल्कुल। सकते हैं। और सखी विशेष में आज बात करेंगे स्मृति मंधाना की, जो क्रिकेट प्लेयर हैं और एक बहुत ही खास बात करने वाली हैं आप, हाँ, हम यानी बात हम। करेंगे मेरे बनाम तुम्हारे रिश्तेदार। नो, ये क्या मतलब? अक्सर मतलब कुछ घरों में, मैं मजाकिया तौर पे कह रही हूँ जी जी। कि हो जाता है ना कि कोई बात हुई, कोई बात कहीं भी छिड़ी बात, तो लेकिन अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार तो ऐसे हैं, वो दूसरा कहेगा अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार तो और भी ऐसे हैं। तो मतलब ये रहता है ना, एक कंपैरिजन सा होने लगता है ना, तुलना होने लगती है हमारे रिश्तेदार और तुम्हारे रिश्तेदारों में। तो यानी कि ये मायके चीज, और ससुराल वाले रिश्तेदारों बिल्कुल की बातें हो बिल्कुल रही बिल्कुल। हैं। हाँ, तो ये तो कंपैरिजन होने लगता है। और वैसे भी रिश्तेदारों में जो चीजें जो भी आपके अनुभव हैं रिश्तेदारों को लेके, जी। आप वो हमें लिख के भेज सकते हैं इसके बारे में। और साथ ही हम व्यंजन तो बताएंगे जो जो बिल्कुल, बात व्यंजन भी करने वाले हैं। बताएंगे। और जो रिश्तेदारों की बात हो रही है, तो आप ये बताइए कि आपके रिश्तेदार ज्यादा अच्छे कि उनके रिश्तेदार ज्यादा अच्छे? तो इस विषय पर भी शायद वो बिल्कुल भी बताएं बिल्कुल। कि नहीं, और हमारे आप रिश्तेदार में ज्यादा और अच्छे। आपके घरों में ये बहस होती है या नहीं होती है, ये भी बताएं। वैसे होती होगी जहां तक मुझे लगता है हाँ हाँ। कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे ये चीज जरूर उठ जाती है, अच्छा आपके ये रिश्तेदार तो ऐसे हैं। हम्म। जैसे रोजाना सवाल होता है ना कि खाने में क्या बना है, उसी तरह से ये सवाल भी, ये जवाब सवाल चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई हाँ। बहुत टेंशन वाली बात हो, ये मजाक के तौर पे आप ले सकते हैं ये बात, और जो हर घरों में होती है, हमारे घर में भी होती है, हर घरों बिल्कुल। में होती है। तो आज अभी बात कर रहे हैं सिविल सेवा दिवस की, पहले हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो सुलझाने के लिए बहुत जरूरत पड़ जाती है कई चीजों जी हाँ। की। तो सिविल सेवा दिवस की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल को 1947 के दिन, उस दिन को याद करने के लिए ये तारीख चुनी गई जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। और इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी और बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया था। और चार्ल्स जो कॉर्नवालिस थे, उनको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करने के प्रभारी होते हैं, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून को लागू करें और अच्छी तरीके से उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी देखें। और नीति निर्माण का काम भी सिविल सेवा में होता है। सिविल सेवा अधिकारी मंत्रियों को सलाह के साथ साथ सूचना और विचार भी देते हैं कि आपको इस सिचुएशन में कैसा काम करना चाहिए, कैसे क्या आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को देश के प्रशासन की रीढ़ के रूप में माना जाता है, क्योंकि सारा जो सिस्टम चलता है ना, उनकी बात पे चलता है कि वो किस तरीके से आप वो बताते हैं कि ये सिचुएशन इस तरीके की बिगड़ रही, तो आपको इस तरह से कैसे आपको काम करना चाहिए, या क्या बोलना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, तो वो सुझाव देते हैं। बिल्कुल। और भारत में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और देश में केंद्रीय ग्रुप ए और बी की सेवाएं शामिल हैं। सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन लोक प्रशासन के क्षेत्र में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान को समर्पित है। और इस दिन केंद्र सरकार विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करती है और आगामी वर्ष के लिए योजनाएं बनाती हैं। ये दिवस उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सामाजिक न्याय, समानता जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में
महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का पहला समारोह हुआ था 2006 को नई दिल्ली में, और ये दिवस सिविल सेवकों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। ये उन सभी युवाओं को प्रेरित करता है जो देश की सेवा करने और सिविल सेवा में शामिल होने का सपना देखते हैं। ये दिन नागरिकों में सिविल सेवा की भूमिका और उनके महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करके मनाया जाता है। इस दिन सिविल सेवकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न विभागों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और साथ ही कई सेमिनार भी आयोजित होते हैं। बिल्कुल। और नेहा, जैसे कि हर बार की कोई ना कोई थीम होती है, तो इस साल की भी थीम है। तो इस साल का विषय है सिविल सेवा राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित कर रहे हैं। ये विषय राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सिविल सेवकों से अपेक्षित अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण को बताता है। तो इस दिवस की हम सभी बधाई देते हैं सभी सिविल सेवकों को। और इससे संबंधित कई कमेंट्स भी हमारे साथियों ने भेजे हैं। क्योंकि एक गीत के बाद लेकिन ये कमेंट सुने। बिल्कुल, एक गीत ले लेते हैं पहले। तो आरती जी, सिविल सेवा सर्विस दिवस है आज। हाँ, सिविल सर्विस दिवस है आज। और इस अवसर पे बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने भी भेजी हैं।
तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं? तो हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने लिख के भेजा है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में एक सक्षम सिविल सेवा प्रणाली ही विकास, समावेशिता और न्यायपूर्ण शासन की आधारशिला बन सकती है। हालांकि सुधारों को लागू करना आसान नहीं होता, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, नागरिकों की भागीदारी, अधिकारियों का सहयोग और तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कारों की इस योजना के तहत 2006 में गठन किया गया। व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में या संगठन के रूप में सभी अधिकारी इसके पात्र हैं। पुरस्कार में एक पदक, स्क्रॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। एक ग्रुप के मामले में कुल पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख रुपए का भागीदार होता है। किसी संगठन के लिए नगद राशि 5 लाख तक सीमित है। ये जानकारी इन्होंने बहुत अच्छी हमें दी। जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हर साल इसका एक भव्य समारोह आयोजित होता है और इसमें प्रधानमंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री मुख्य अतिथि होते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इसमें पुरस्कार देते हैं और अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के नवाचारों को प्रस्तुत किया जाता है। संगोष्ठियां और परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें नीति निर्माण और सेवा सुधारों पर विचार विमर्श होता है। और हमारे और साथी ने लिखा है कि सिविल सेवा दिवस पहली बार 21 अप्रैल को मनाया गया और इन्होंने वो सारी बातें तकरीबन लिखी हैं जो हमने अपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई। तो ये सारी जानकारियां हमारे साथियों के पास है। मुख्यतः अगर देखें तो हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की जानकारी साझा की है। उन्हें पहले से ही पता होता है सारी चीजों के बारे में। बिल्कुल, तभी तो वो जो भी हमारे लिए लिखते हैं बिल्कुल ही उसके बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही उस चीज को लिखते हैं। तो वैसे भी देखिए सिविल सेवा जो भी ये सेवक होते हैं वो इतना ज्यादा पूरी अपनी कर्तव्य परायणता से देश की सेवा करते हैं, हम लोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हमें भी उनके सम्मान में उनको याद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उनका। और एक गीत सुन लेते हैं इसी के साथ में। बिल्कुल, गीत तो सुनील। और साथ ही हम इस दिन में ये सोचे कि क्योंकि नियम बनाने में और देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में इनका बहुत योगदान रहता है। मंत्रियों को यहाँ तक कि जो मंत्री हैं या कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत खराब सिचुएशन है, उस समय भी उनको किस तरह से करना चाहिए काम, वो सुझाव देते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो बताते हैं। और वहाँ पे वो क्या क्या करना चाहिए उसके लिए वो सारी चीजें बताते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है नीति निर्माण में। और दूसरी चीज है कानून बनना एक बात है और कानून का लागू होना वो अलग बात है। कि कानून बना दिया वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको लागू नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो उस कानून को लागू करना है, किस तरह से करना है, वो सब चीजें इनकी जिम्मेदारी होती है। वो पूरी अपनी जिम्मेदारी को पूरे अपने तरीके से अच्छे तरीके से निभाते हैं। बिल्कुल। और इतनी मेहनत से जो नियम कानून उन्होंने लागू करवाने में मदद की है सबकी, ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो उसका पालन भी हम अच्छी तरह से करें। बस ये एक प्रण हम आज ले सकते हैं। बिल्कुल। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी सहेली में गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, गीत सुनते हैं।
ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। जिस्म दमकता, जादू जादू, जुल्फ घनेरी, खुशबू खुशबू, सांसें हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी महकी महकी। तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। और राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। कोई नशा है छलका छलका, होश बचा है हल्का हल्का। हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए। मचलती रहो पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तो इस तरह से तौबा तौबा की जाती कई बार अलग रिश्तेदारों को लेकर। तौबा नेहा के ये इशारे कि आप नेक्स्ट उठा लीजिए। लेकिन तौबा की जाती है कई बार कि अरे क्या कितना अच्छा खेल खेल रही है। इस तरह से भी कई बार किसी के खेल को देखकर भी गया जाता है कि अरे क्या 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 वाह क्या वाह क्या गेम खेला है। जब देश जीत जाता है ना तब तो फिर और लगता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो और किसी वजह से अगर मैच ना भी जीता जाए तो भी उसकी जो तारीफ है वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि बस अब गेम हार गए तो हम उसके कहेंगे तो उसके अगेंस्ट हो गए। ऐसा लगा कि भाई क्यों हरा दिया। तो पूरी मेहनत करी ना। ये हार जीत तो मतलब हार जीत तो ही रहता है ना, किसी ना किसी दिन पर निर्भर करती है। भाई होता है किसी दिन लक जीत जाते हैं, नहीं होता है तो नहीं होता। और लेकिन जो अपनी मेहनत कर रहा है उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तारीफ के काबिल जो महिला विशेष में आज हमने लिया, सखी विशेष में स्मृति मंधाना को वाकई तारीफ के काबिल है अपने खेल को लेकर और अपने जज्बे को लेकर। किस तरह से वो लगी रहती हैं
अपने खेल के लिए। जी, और स्मृति मंधाना का जन्म हुआ 18 जुलाई 1996 को मुंबई में, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली के माधवनगर चला गया। उनके पिता श्रीनिवास पेशे से एक केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि मां स्मिता एक गृहिणी है। जो क्रिकेट है जो उनके मंधाना परिवार का वो हिस्सा रहा है ना, क्योंकि उनके पिता जो थे वो जिला स्तर पर खेल चुके हैं और उनके भाई श्रवण ने भी क्रिकेट खेला हुआ है। वो बैंकर बनने से पहले महाराष्ट्र अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। स्मृति अपने भाई के साथ क्रिकेट ग्राउंड पर जाती थी और यहीं से उनमें वो क्रिकेट का जुनून पैदा हुआ देख और के। जब उनके भाई ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनके भाई का नाम समाचार पत्रों में छपा और उसे देखकर स्मृति भी प्रेरित हुई। उन्होंने खुद बताया कि एक दिन मैंने सोचा मुझे भी ऐसे ही रन बनाने चाहिए। मेरे पिता ने मुझे कभी ना नहीं कहा। जब भी मेरे भाई नेट सेशन के लिए जाते थे तो वो धीरे से गेंद मेरी तरफ फेंक देते थे। स्मृति और उनके भाई यूं तो दाएं हाथ से वो अपना काम करते हैं सारा, लेकिन बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते हैं। और उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी को बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छे लगते थे, इसलिए मैं और मेरे भाई बाएं हाथ से खेलते हैं। स्मृति मंधाना ने सांगली के एक जूनियर स्टेट ट्रेनर अनंत तांबवेकर के की कोचिंग के तहत प्रशिक्षण उनसे लिया। बिल्कुल, और 9 साल की उम्र तक स्मृति अंडर 15 महाराष्ट्र की तरफ से खेलने लगी थी और 11 साल की उम्र में अंडर 19 स्टेट टीम में शामिल हो गई। स्मृति विज्ञान पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्रिकेट और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने सांगली के चिंतामन रॉ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में स्नातक किया। साल 2013 में वडोदरा में बांग्लादेश की महिला टीम के खिलाफ एक T20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। वो उस समय सिर्फ 16 साल की थी। उस मैच में स्मृति ने सर्वोच्च स्कोर किया और टीम को जिताने और 3-0 से क्लीन स्वीप करने में उन्होंने बहुत मदद करी थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही स्मृति ने अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। स्मृति के पहले मैच में उनका बल्ला कुछ छोटा लग रहा था, जिसका कारण उन्होंने बताया कि उनके भाई श्रवण को क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने वो बल्ला उपहार स्वरूप दिया था, जिस पर उनके भाई ने स्मृति के लिए ऑटोग्राफ लिया था। और उस बल्ले को उठाते ही उन्हें एक अद्भुत संतुलन दिखा, तो उन्होंने उसी बल्ले से खेलना शुरू कर दिया। अंडर 19 इंटर स्टेट 1 दिवसीय में 50 ओवर के मैच में दोहरा शतक बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। बिल्कुल, और 13 अगस्त 2014 को स्मृति जो ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्म्सले में टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत करी और 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना पहला जो शतक था वो जड़ा था और उस सीजन के लिए उन्हें आईसीसी महिला टीम ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंधाना महिलाओं के 1 दिवसीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। 2018 में स्मृति को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। फरवरी 2019 में उन्हें आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज का खिताब मिला। फरवरी में ही इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में घायल कप्तान हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति ने टीम की कप्तानी संभाली और पुरुषों और महिलाओं के लिए भारत की सबसे कम उम्र की T20 कप्तान बन गई थी वो। और 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 24 गेंदों में अर्धशतक बनाया और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो कि एक भारतीय महिला खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज T20 अर्धशतक है। 2021 में उन्हें दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम में थी। 2023 के एशियन गेम्स में उनकी उप कप्तानी में टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 2024 में स्मृति ने एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। उन्हें आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 में शामिल किया गया। आयरलैंड के खिलाफ 2025 में स्मृति ने सिर्फ 70 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। स्मृति मंधाना ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सच में इतने सारे रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में उन्होंने बना लिए और इतना अच्छा खेलती भी हैं। देखा भी है उनका खेल, बहुत ही अच्छा खेलती हैं और देख के लगता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए खेल। अगर खेलो तो ऐसे ही खेलो, बुरा मन लगाकर। और हमारे साथियों ने भी कहा है कि स्मृति मंधाना को 2019 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सर्वोच्च सम्मान बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार उन्हें महिला बिग बैश लीग और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। बाकी की जो बातें हमारे साथियों ने लिखी है वो तकरीबन यही है, क्योंकि खिलाड़ी तो वही हैं और उनके जो काम है, उनका जो खेल का जज्बा है, उसे देखकर हम सभी बिल्कुल उनकी तारीफ करते हैं और चाहेंगे कि वो और अच्छा करते रहें अपनी लाइफ में और हमारे भी गर्व को बढ़ाती रहें वो। और
अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी ना जाने कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। वाकई आरती जी, स्मृति मंधाना के लिए हम ये कह सकते हैं कि जग घूमिया तारे जैसा न कोई। बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सी बातें होती हैं, जैसे विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक नया नवेला सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। तो अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो नेहा, अभी हम बात कर रहे थे रचनात्मकता की, है ना, नवाचार की, यानी कि रचनात्मक क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, कि हम रचनात्मक सोच भी हो सकती है, रचनात्मक हम किसी भी चीज में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम कुछ बना रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, कुछ भी रचनात्मक हो सकता है, और हम उस रचनात्मकता को एक रूप दे देते हैं, वो इनोवेशन हो जाता है, कुछ बना देते हैं। वही है कि हम वैसे तो अपने जीवन में हम लगातार कुछ कुछ नया चीजें अगर करते रहें, कुछ नया अपने जीवन में ढालते रहें, चीजों को या विचारों को भी, तो बहुत सी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, या कहते हैं जीवन अच्छा लगता है कि ढर्रे पर चलता हुआ नहीं लगता। उसी तरह से अगर हम बात करें कि रचनात्मकता, तो हमारे बहुत से जो हम कहते हैं साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, तो एक नए नए आविष्कार होते हैं। इसके कारण ही हम बहुत सी चीजें कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि माइक का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, तो हम बात कर पा रहे हैं, मोबाइल का आविष्कार हुआ, सोशल मीडिया का भी एक चलन जब चला, तो हम आपस में इस तरह से तुरंत हम संदेश अपने साथियों के पास सकते हैं। ये विचार ही आया होगा ना किसी के पास, सबसे पहले तो विचार ही आया होगा, तो ये रचनात्मक विचार को उन्होंने अपने इनोवेशन में बदल दिया, उसको नवाचार में बदल दिया। तो आज देखिए कितना प्रगति कर लिया है पूरे विश्व ने। तो ये जो हर साल हम 21 अप्रैल को मनाते हैं, वो है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। दुनिया भर के लोगों को रचनात्मक सोच में जुड़ने के लिए प्रेरित करने का दिन है ये, और रचनात्मकता को नए विचारों को वास्तविकता में बदलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। और उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक कलाकार के दिमाग में किसी चीज की तस्वीर हो सकती है जिसे वो बनाना चाहता है, और अपने विचार को वो वास्तविकता में बदलने के लिए कई तरीके के रंगों का इस्तेमाल करता है, उसको चीजों से उसको बनाता है। तो जो चीजों को इस्तेमाल करके उसे बनाता है और एक नया सा कुछ क्रिएट कर देता है, तो वो इनोवेशन या नवाचार हो जाता है। तो ये क्रिएटिविटी है।
और इसका इस्तेमाल अक्सर, नवाचार का इस्तेमाल अगर हम कहें तो अक्सर रचनात्मकता के साथ ही किया जाता है। और वैसे तो एक समान ही है दोनों, क्योंकि नवाचार में रचनात्मकता शामिल होती है, प्रक्रिया में शामिल होती है। नवाचार एक सामान बनाना, विकसित करना और लागू करना है, और नवाचार का लक्ष्य किसी चीज की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है। जैसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था होने से आप उत्पन्न करने और नई नौकरियां पैदा करने में हमें मदद मिल सकती है। संकट के दौरान किस तरह से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता और नवाचार दुनिया भर के आर्थिक विकास के लिए नई गति प्रदान करने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल, और दुनिया भर के देश रचनात्मकता और नवाचार के लिए कई तरीके का आयोजन और गतिविधियां आयोजित करते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र दुनिया को बदलने वाले विचारों को चुनता है जो सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना हुई थी 25 मई 2001 को टोरंटो, कनाडा में। कनाडाई मार्सिस सेगल ने इसकी स्थापना की थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव विकास के सभी पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य था रचनात्मक सोच, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना लोगों को अपने अद्वितीय कौशल और रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए की गई थी। और ये लोगों को अपने रचनात्मक विचारों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित करता है, ताकि उनकी सराहना हो और प्रेरणा उन्हें मिले और लोग भी प्रेरणा लें उनसे। रचनात्मकता को जगाने और नए विचारों को बढ़ावा देने का सबसे आसान तरीका है खुद को किसी नई चीज से परिचित कराना। और इस वर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का विषय है बाहर निकलें और नवाचार करें। तो 2002 से अब तक 50 से अधिक देशों में नागरिकों और संगठनों द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, हम अपने साथियों से पूछें कि वो बाहर निकल के कौन से नए काम करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो वो नए अपने जीवन में ला रहे हैं। बिल्कुल, किस बाहर तरह की निकलने रचनात्मकता उन्होंने अपने जीवन में ढाली है। बिल्कुल, और नेहा एक चीज और भी हम एक सेंस और में ले सकते हैं इसको, बाहर निकलने को अपने दिमाग की, अपनी सोच से बाहर निकलिए, क्रिएटिव बनिए और कुछ इनोवेशन करिए। कि आप इसी ढर्रे पे चल रहे हैं, जैसा तुमने अभी कहा था कि उसी ढर्रे पे चलते रहना भी अच्छा नहीं होता। तो ये बाहर निकलने का मुझे लगता है ये भी सेंस ले सकते हैं कि बाहर अपनी सोच से निकलिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और थोड़ा कुछ नया करिए, है ना। कुछ सोचिए नया, कुछ चाहे विचारों में ही क्यों ना लेकर आए आप नया। नए विचारों को लेकर आप आगे बढ़िए लाइफ में और कुछ नया आविष्कार करिए, कुछ नई चीजें करिए, कुछ नए रिश्ते बनाइए, नए लोगों से मिलिए जुलिए। ये सब भी तो इनोवेशन ही है, चीजें ही हैं। और एक नया काम ये भी कीजिए कि इससे संबंधित सारी बातें हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल। नया तो नहीं। और नेहा, जैसे कि मान लो परमाणु बम है ना, तो वो क्रिएटिविटी कही जाएगी। जब तक अगर उसे बना दिया हमने, तो परमाणु का जब आविष्कार हुआ तो वो तो एक क्रिएटिविटी है, लेकिन उसका हमने यूज किस चीज में किया वो विध्वंस हो जाता है फिर जी, है ना। तो क्रिएटिविटी को अच्छी ऐसी चीज करिए कि उसको इनोवेशन एक फायदा पहुंचाए। ऐसा आप कुछ ना कुछ इनोवेट करिए, कुछ अपनी सोच बदलिए और कुछ अच्छा ऐसा बनाइए, चीजें करिए। वो हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है, हम किस ओर देखते हैं और क्या करते हैं उस पे सब निर्भर करता है। बस उसे बम मत बनाइए, उसको परमाणु ऊर्जा बनाइए। धरती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज 26 करोड़ श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो हम जब बातें करते रहते हैं आरती जी, कहते कि सब इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग रहते हैं, परिवार है, परिवार के साथ में अलग अलग परिवारों से हम जुड़ते हैं और फिर बहुत सारे रिश्तेदार हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल। और नेहा, मैं तुम्हें इस बात पे थोड़ा सा एक
थोड़ी देर रोकना चाहती हूँ। और अभी हम रचनात्मकता की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो मुझे अचानक से एक चीज दिख गई, तो मैं सोचती हूँ उसको पढ़ ही दूं, क्योंकि एक हमारी सखी ने बहुत ही अच्छी तरीके से रचनात्मकता के बारे में बताया। हाँ जी। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता में कुछ बनाएं, जैसे फेस पाउडर का बॉक्स खाली लें, उसमें एक तरफ शीशा लगा होता है, जो पाउडर वाली जगह खाली हो जाती है वहां एक वैक्स वाला दिया रखें, उसे ड्राइंग रूम में रखें और जलाएं। कांच की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी और सुंदर लगेगा, और आप उसके बाहरी हिस्से को पेंट भी कर सकती हैं। तो इसी तरह से जो अलग अच्छा सा अलग innovation कर दिया चीजें उन्होंने। सोच के बजाय चीजों को फेंकने के, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं अपने विषय पे, रिश्तेदारों पे। इस तरह के जब काम किया जाता है तो अपने रिश्तेदारों, जो तुमने कहा है ना, आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों पे। किस तरह से बहुत सी बातें होती, जैसे अब ये आविष्कार किया तो अब इनका नाम बड़ा अच्छा होता होगा, सब कहते होंगे कि ये तो सारी चीजों से कुछ ना कुछ बना लेती हैं। तो अब कुछ लोगों को ये चीज भाती भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं तारीफ, और कुछ ऐसे होते हैं तो कहते हैं उनके पास कोई काम ही नहीं, इसलिए ये सब करते रहते हैं, छोटी पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। हमारे पास तो नई चीजें करने के लिए। तो दोनों तरह के विचार आते हैं। इसी तरह से दो तरह के विचार आते हैं मेरे बनाम तुम्हारे रिश्तेदार में, कि भाई मेरे रिश्तेदार तो ये करते हैं और तुम्हारे रिश्तेदार ऐसा नहीं करते। बिल्कुल। और उसके पक्ष में ऐसे गजब की चीजें कही जाती हैं कि बस। और आमतौर पर जब अगर गुस्सा हो तब तो फिर बहुत सी बातें ऐसी निकलती हैं कि फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एक डायरी मेंटेन की हुई है कि कब किसने क्या गड़बड़ की थी जी। और ऐसे चाहे हम उस रिश्तेदार को बिल्कुल पसंद ना करते हैं, लेकिन जब बात हो रही होगी, जब बहस हो रही होगी, तो क्या होगा कि मतलब उसके लिए, उसके पक्ष में हम ऐसे बढ़िया वकील बन जाते हैं ना, कि सारी अच्छाइयाँ और पता नहीं कहाँ की बातें कर लेंगे, फिर हमें वो केस हारना नहीं किसी भी कीमत पे। वो चलता रहता है केस। हमारे जो साथी हैं वो भी रिश्तेदारों के बारे में काफी बिल्कुल बहुत सारे विचार रखे इन्होंने, जिनमें से एक मैं पढ़ रही हूँ। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं, आज घर में पंगे ना हो, जैसे शादी किसी की तय हो रही हो, लेकिन अपनी शादी की बात जरूर होगी कि मेरी शादी में तो ऐसा हुआ था, बारातियों का स्वागत नहीं हुआ ठीक से, तो वहीं पत्नी बैठी हुई हो तो बस खैर नहीं, कितना अच्छा इंतजाम किया था मेरे पापा ने, आप लोग आए ही देर से थे, अब लो पोल खुलना शुरू हुई और एक दूसरे के रिश्तेदारों की बात चल पड़ी, तुम्हारे जीजा जी ने कितने नखरे भी तो दिखाए थे। ये जगत की रीत है, इसको एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, हर घर का है कहानी, जरूर ये ऐसा नहीं कि आपकी बात हो रही हुई है। और हमारे साथी कह रहे हैं, रिश्तेदार तो हम में से सभी हैं, किसी न किसी के, मगर अच्छे रिश्तेदार वही होते हैं जो आपको मान सम्मान दे और जब आपके यहाँ आए बता कर आए, घर में घर जैसे रहें, जो बने उसमें ही खुश रहें, कामों में हाथ बटाएं, पारिवारिक पुराने या नए किसी मुद्दे पर बहस से बचें, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जाते जाते तेरे मेरे के चक्कर में रिश्तों में दूरी भी बन जाएगी। घूमने जाएं तो खर्चे पर अपनी पॉकेट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो सारे काम अगर वो करेंगे तो फिर ऐसा थोड़ी होगा। कुछ तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो हमारे पास आए तो हमें भी अपनी थोड़ी सी पॉकेट को बड़ा करना पड़ेगा, माने जाना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा उनकी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह से तो वो अपने घर में ही आए, ऐसा लगेगा तो फिर जाएंगे क्यों। एक और हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि मेरे बनाम तुम्हारे रिश्तेदार की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको डिटर्जेंट पाउडर के पुराने विज्ञापन की याद दिलाता हूँ, मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद क्यों। रिश्तेदार फरिश्ता तो नहीं होता, हम उसे उस तरह से मान सम्मान लेकिन जरूर दे सकते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, एक फरिश्ते की तरह उन्हें सम्मान करना चाहिए उनका। कहते हैं भगवान का रूप होता है मेहमान। बिल्कुल। तो अगर मेहमान बन के आए तो ठीक है, लेकिन मेहमान बन के नहीं आए तो फिर भगवान का रूप नहीं होते। तो उस वक्त हम कुछ कह भी सकते हैं, कुछ दोनों गुंजाइश पोलाइटली थोड़ा कुछ बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। जी। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे बनाम तुम्हारे रिश्तेदार का अर्थ है मैं बनाम रिश्तेदार। ये एक वाक्य है जो किसी व्यक्ति के अपने रिश्तेदारों के खिलाफ होने या उनके साथ संघर्ष होने की स्थिति का वर्णन करता है। रिश्तेदारी शब्द का उपयोग रक्त संबंध, विवाह संबंध या सामाजिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों के बीच के संबंधों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसमें माता पिता, बच्चे, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी आदि शामिल हैं। मेरे बनाम रिश्तेदार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा में है या उनके साथ मतभेद में है। थोड़ा इन्होंने गलत समझ लिया, हम ये कह रहे हैं कि दो व्यक्ति आमतौर पर घर में जो पति पत्नी होते हैं वो इस तरह की कई बार बातें हो जाती हैं, क्योंकि दो अलग परिवारों से वो संबंधित होते हैं और दोनों अलग अपने अपने परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए हो जाता है जी।
तो एक और हमारे साथी जो लिखते हैं कि सामाजिक बंधनों में बंधना वैसे तो लाजमी है, सभी को इस दौर से गुजरना ही होता है, परंतु इस दौरान कभी कभी अपनों में दूरियां भी बन जाया करती हैं और नौबत यहाँ तक आ पहुंचती है कि खून के रिश्तों को छोड़कर दूसरे रिश्तों का सहारा लेना पड़ता है। रिश्तेदारी में वैसे तो दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तभी रिश्ता जो है वो निभ पाता है। दोनों तरफ से सम्मान होना जरूरी है। आजकल के रिश्तों में पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आए हैं, इसलिए अब तो और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक समझदारी से चलने की जरूरत है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि अगर रिश्तेदारों को रिश्तों की नजर से देखें तो सभी के रिश्ते एक समान होते हैं। जाति धर्म चाहे जो भी हो, पारिवारिक संबंधों से जुड़े होते हैं। कुछ खून के रिश्ते तो कुछ दूसरे दूर के रिश्ते, लेकिन जब उन्हीं रिश्तों की आपस में तुलना की जाने लगे तो वही एक समान रिश्तों में कई अलग अलग तरह की विशेषताएं मिलती हैं, जिनमें कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावटी होते हैं जो आपका शुभ देखने ही के लिए चिंतित हो जाते, शुभ देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। तो कुछ सच में आपके शुभ चिंतक होते हैं जो आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ होते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण यही है कि जो रिश्ते वास्तव में सही हैं उन रिश्तों को संभाले रखें, उन्हें टूटने न दिया जाए। बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि बिन बुलाए मेहमान चाहे ससुराल के हों या मायके के हों मुझे पसंद नहीं है। ऐसे मेहमान बिना सोचे समझे हमारी मजबूरियां ना समझते हुए आ टपकते हैं। मतलब उनका कहना है कि हो सकता है वो समय उनका बजट नहीं अच्छा हो या कुछ परेशानी घर में चल रही हो, तो बेहतर होगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं कि हम आ रहे हैं, तो ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सकें। तो जरूरी है ये होना। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि बिन बुलाए मेहमान चाहे ससुराल, वही चीज बता रहे हैं, उन्होंने भी वही चीज लिखी है। तो जो आठ पकते हैं उनको नहीं अच्छे लगते। ठीक है, हम बताकर ही आएंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि अभी हमें गीत भेजने वाले हैं आपकी तरफ। बिल्कुल। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो जिस तरह से इस गीत में बात कही गई आरती जी कि रंग शरबतों का मीठे घाट का पानी, इस तरह से मिलजुल कर रहे हैं और रिश्तेदारों के साथ भी शरबत पिलाएं रिश्तेदारों को ठंडा ठंडा, ताकि उनका दिमाग भी ठंडा रहे और आपका भी दिमाग ठंडा रहे। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरे बनाम तेरे रिश्तेदार, भाई क्या बात है, मेरे और तेरे के साथ रिश्तेदार भी। अरे मेरे तेरे में तो वैसे ही सारी दुनिया समाई हुई है, जबकि सत्य है कि जो मेरा है मेरी सत्ता ही उससे अलग है, क्योंकि जो मेरा है वो मेरे लिए ही है और उसमें मुझे अपनी उपस्थिति का आभास
मांस मात्र है और हम उससे अलग हैं। लेकिन हम इसके विपरीत सोच मेरे और तेरे को तू मैं में रिश्तेदारों के अपमान करते रहने में भी गुरेज नहीं करते हैं, जबकि अपने इस काम से अपना ही अपमान हो रहा है ये हम नहीं समझते, क्योंकि जीव में मतलब हम सभी भाई भाई हैं। ऐसे तो आजकल के माहौल में हम सभी के हित हुए हैं और हम उनके ही पोषक होते हुए अपने तेरे मेरे मतलब उनका कहना है कि तेरे मेरे में ना उलझ के हमें एक दूसरे के रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए जैसे अगर कोई अतिथि आया है तो उसके उसी हिसाब से उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे जमाने में तो अपने और तुम्हारे रिश्तेदार जैसा कुछ होता ही नहीं था। ससुराल पक्ष हावी रहता था, कुछ रिश्तेदारों को विशेष आवभगत करनी पड़ती थी, जिसमें घर के बेटी दामाद समधी होते हैं। रिश्तेदार सब सामान्य रूप से सभी को बराबर मान की जाती है। नए नए संबंध होने पर कुछ विशेष हो ही जाता है, पर कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे कि आप उनके साथ कितना भी आदर्श सम्मान कर लीजिए पर उनके मुंह से ताने और व्यंग ही निकलते हैं। नजदीकी रिश्तेदारी पर हंसकर टाल ही देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां मायके की तरफ ज्यादा होती हैं, निश्चित होती हैं, क्योंकि अपने भाई बहनों के साथ कोई सम्मान औपचारिकताएं नहीं निभानी पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही उनमें रहिए। इस तरह से आपके नाते रिश्ते में आप घुल मिल जाते हैं। मतलब वो वाकई बात है कि जो जिसके साथ पले बड़े हैं उनके साथ हम अलग तरह से रहते ही हैं। बिल्कुल। और एक और हमारे साथी जो लिखते हैं कि सामाजिक बंधनों में बंधना वैसे तो लाजमी है, वैसे हमने इसको पढ़ा ही था जो उन्होंने बताया था कि मतलब एक दूरियां सी बन जाती हैं जो, इसलिए एक दूसरे को सम्मान, सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको सम्मान देना चाहिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। क्योंकि आपका भी कभी मन करेगा कि हम भी जाएं। हम तो कहते हैं कि एक इंसान को आम की तरह होना चाहिए कि जो जब भी आए तो सब बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत करें। जैसे कि आम के कई सारे व्यंजन आ चुके हैं, रेसिपी आ चुकी है। तो मुझे अब समझ में आ गया तुम्हें आम की कितनी ज्यादा तुम्हें आम पसंद है। हाँ बिल्कुल, आम का मौसम है और तुम जोड़ सकती हो आम से। आम की बातें करना आम बात है अभी फिलहाल। तो आम की बात कर करके मेरे दिमाग में सिर्फ आम ही आम चलने लग गया। पता है आम के देखिए व्यंजन भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। तो इसी तरह से एक इंसान को होना चाहिए कि जब वो आ रहे हो तो सब बहुत खुश हो जाए उनके आने पर, और जब वो जा रहे हो तो दुखी हो जाए कि भाई अब जा रहा है, अब अगले साल शायद आए। तो कच्चे आम का अचार हमारे साथी ने बताया। तुम ही पढ़ो। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल एक्साइटेड हो चुकी हो कि आम 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 मैं किसी भी तरीके से बात हो रही है तो बिल्कुल रुका नहीं जा सकता है। मुझे लग रहा है ना, मैं बताऊं साथियों आपको, श्रोताओं कि ये जाके सीधे घर पे जाएगी, सीधे आम, या तो फिर मैंगो शेक पीने वाली है या तो फिर आम खाने वाली है। मुझे तक जाने की जरूरत है क्या? हमारे विविध भारती में भी आम के पौधे हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो कच्चे आम को तोड़ के खा लेगी? कच्चे आम का अचार बनाने की विधि बताई गई है। कह रहे हैं कि कच्चे आम को अच्छे से धोकर सुखा लें, अब इसे छील कर कद्दूकस कर लें। कुछ मात्रा इन्होंने नहीं बताई है ताकि आप अपने अनुसार जितना आम का अचार डालना चाहें उस हिसाब से ले लें। अभी कह रहे हैं कि एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ आम को रख लें। ये जितना हुआ है उसका 4 गुना शक्कर मिला लें। नमक और हल्दी मिलाकर इसे धूप में रख दें। रोज शाम को अच्छे से मिलाकर देख लें। एक तार की चाशनी हो जाने पर इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिला दें। ये खट्टा मीठा अचार से गुजराती में छुंदा कहते हैं। सालों रखने पर भी ये खराब नहीं होता। मैं कैसे बोलूं, तो पानी आ रहा है सुन के। हाँ, मुझे लगा इसमें आम भी, नमक भी डाल दिया गया, मिर्ची भी डाल दी गई और चीनी, लेकिन सच में अच्छा लगेगा। पता चला जी। और एक और हमारे साथी जो लिख के भेजा उन्होंने आम का अमगुरा या गुडम्मा, कच्चे आम का गुड़गुड़, थोड़ा घी और थोड़ा घी में भुना गेहूं का आटा, ये सामग्री है। आम का छिलका हटाकर उसकी लंबी लंबी फाके काट लीजिए। मुलायम गुठली रहे तो ज्यादा अच्छा है। कढ़ाई में घी डालिए, जीरा और तेज पत्ते का तड़का डालिए। अब कटे आम के टुकड़ों को भून लीजिए अच्छी तरीके से। अंदाज से पानी डाल दें और आम जो गाड़ी गल जाएगा और गुड़ अच्छी तरह से उसमें पक जाएगा। तब अब इसमें अंदाज से भुने हुए आटे को 4 चम्मच पानी डालकर घोल बना लें और इसमें मिला दीजिए। थोड़ी देर और पकाइए। गर्मियों के दिनों में आप इसे घी लगी रोटी या पराठे के साथ में खाएं। चावल दाल खाने के बाद भी आप इसे कटोरी में लेकर खट्टा मीठा पेय डेजर्ट के रूप में इसका आनंद उठा सकते हैं। हमारे घर में, हमारे प्रांत में बैसाख शुक्ल पक्ष का या इतवार का व्रत होता है तो उसमें ये गुड़म्मा और घी लगी रोटी या पराठा या पूरी खाई जाती है। इसे ठंडा परोसा जाता है। ये ठंडा ठंडा कितना अच्छा लगेगा वैसे। गुड़ तो वैसे ही, लेकिन इस रेसिपी की खासियत ये कि इसको पूरे अंदाज से बनाना है। तो ये बड़े अपने अंदाज में थोड़ा सा आप इसे समझदारी से बनाएं जी, तभी सही रहेगा। अंदाज में जैसे बनाएंगे तो एक अलग ही अंदाज की रेसिपी बन जाएगी। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है कि आम को उबालकर इसका पल्प निकाल लें। उसमें भुना पिसा जीरा, काला नमक, गुड़ या चीनी, सौंफ पाउडर, 1 छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, सभी को उस पल्प में मिलाकर पकाकर रख लें। आपको जब जरूरत हो आप इसमें पुदीने की पत्तियां पीसकर मिलाकर इसकी चटनी बना लें। जब जरूरत हो इसका ठंडा मीठा पन्ना बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो कच्चा आम जब जाने वाला हो तब आप ये बनाकर रख लें
तो फिर काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और आम की तरह तरह की चीजें भी बन सकती हैं। आप उसका ठंडे पेय के तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कस्टर्ड बना के भी खा सकते हैं आम का, है ना। मिल्क मेड के साथ में आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब जब आगे के जो भी व्यंजन विधियां वाले दिन आएंगे, बस उसमें बातें होंगी आम की। और अभी हम आम नहीं गीत सुन लेते हैं। नेहा जागे सोए मुझ में, मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। कोई इतना अपना लागे, मेरा नाता ये दिल जैसे धड़के उसमें। मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है, किसी ने छुआ है दिल, ये किसकी नजर का है असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मैं कह दूं सभी का कि तेरा ही है ये असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो दस्तक दे के दिल पे मिलने को आता है, मुझ में रह जाता है। कोई किस्मत जैसा लागे, खुशियाँ इन हाथों पे लिखता ही जाता है। ये कैसी कथा है जिसकी ना सजा है, किसी ने छुआ है दिल, ये किसकी दुआ का है। तो अब आज के कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ चुका है। बिल्कुल। तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आम भरा सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।